इसे एक राजनीतिक नौटंकी, एक भ्रामक और चालाकी भरा कदम बताया गया है, जिसे एक अति दक्षिणपंथी विधायक ने उठाया, जिससे इजरायली सैनिकों को उनके असली काम से दूर कर दिया गया। धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के संसद सदस्य स्वी सुकोट ने मंगलवार सुबह वेस्ट बैंक के एक गांव में प्रवेश करने के लिए आईडीएफ की सुरक्षा मांगी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने एक स्लेज हैमर का इस्तेमाल करके उस स्मारक को तोड़ दिया, जिसके बारे में उनका कहना है कि वो आतंकवादियों का महिमा मंडन करता है। सुरक्षा और राजनीतिक हलकों से तुरंत निंदा की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेना अस्वीकार्य है, खासकर किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा। और ये आईडीएफ की आतंकवाद के खिलाफ अपने मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में बाधा डालता है। एल्जो ब्राउन ई दिस रिपोर्ट में और जानकारी। एक राजनीतिक नौटंकी जो उल्टी पड़ गई हो सकती है। दक्षिणपंथी धार्मिक जायोनिज्म के सांसद ज़वी सुकोट और उनके सहयोगियों को नबलुस के पास एक फिलिस्तीनी स्मारक को नष्ट करते हुए फिल्माया गया। मुदाम गांव में शहीद स्मारक कई फिलिस्तीनियों को समर्पित था, जिनमें यमाम तैयब अली फराज भी शामिल थे, जो 2003 में तेल अवीव के पास हुए एक बम धमाके में शामिल थे, जिसमें 4 इजरायली मारे गए थे। यहाँ कई आतंकवादियों के नाम लिखे हैं और हर बच्चा जो स्कूल या मस्जिद जाते समय यहाँ से गुजरता है देखता है कि गांव इन्हीं लोगों की प्रशंसा करता है। इसे अब खत्म करना होगा। हम हर जगह आतंकवाद के स्मारकों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। जैसे हमने कई तरीकों से उकसावे से लड़ने में कामयाबी पाई है, वैसे ही अब इस चीज को भी नष्ट करना शुरू करना होगा। ये पहला कदम है इंशाल्लाह कि राज्य इन सभी स्मारकों को हर जगह नष्ट कर दे, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि बच्चे हर जगह जाएं और इन चीजों को ऐसे देखें जैसे ये राष्ट्र के नायक हों। मदामा गांव वेस्ट बैंक के एरिया बी में है, जहां फिलिस्तीनी अथॉरिटी का नागरिक शासन है, लेकिन सुरक्षा नियंत्रण इजराइल के पास है। सुकोत ने आईडीएफ के काफिले का इंतजाम किया था, जिसे उन्होंने मारे गए फिलिस्तीनियों को समर्पित स्मारकों के दौरे के रूप में देखा था। आईडीएफ ने कहा कि हालांकि इस पर सहमति बनी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुकोत और उनके सहयोगी स्मारक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। जब यह स्पष्ट हो गया कि सुकोत का उद्देश्य क्या था, तो सैनिकों ने अपने कमांडरों को सूचित किया, जिन्होंने उन्हें दौरा समाप्त करने के लिए कहा, और समूह को वापस इजरायली क्षेत्र में ले जाया गया। सेना का दावा है कि वे सुकोत की योजना से पूरी तरह अनजान थे, और उन्होंने कहा कि सुकोत ने झूठे और चालाकी भरे तरीके से व्यवहार किया। इस करतब की धार्मिक जायनिस्ट पार्टी के बाहर के लोगों ने व्यापक रूप से निंदा की। येशर पार्टी के प्रमुख और वर्तमान में चुनावी सर्वेक्षणों में आगे चल रहे नेता गादी आइजेनकोट ने सुकोत को उद्धरण एक हिंसक उकसाने वाला कहा, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट ने कहा कि सुकोत एक राजनीतिक अभियान वीडियो के साथ आईडीएफ के जवानों की जान को खतरे में डाल रहा था। सुकोत के कुछ गठबंधन सहयोगियों ने भी उनके बागी कदमों की आलोचना की, जिनमें विदेश मंत्री गिदोन सार और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शामिल हैं, जिन्होंने सुकोत को फटकार लगाई। बिना उनका नाम लिए उन्होंने कहा, उद्धरण, कानून को अपने हाथ में लेना, खासकर सार्वजनिक हस्तियों द्वारा, गलत है, और ये आईडीएफ को आतंकवाद और उकसावे के खिलाफ अपने मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। बताया गया है कि उनके साथी धार्मिक वैज्ञानिक एम.के. टाल्ट ने भी एक आंतरिक ग्रुप चैट में इस स्टंट की आलोचना की, और इजरायली मीडिया ने बताया कि उन्होंने पूछा कि क्या पार्टी ने अभी-अभी आत्महत्या कर ली है। सुकोत को आगामी चुनावों के लिए धार्मिक जायनिस्ट सूची में 5वां स्थान दिया गया है। सर्वेक्षणों में पार्टी को 4 या 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। कुछ सर्वेक्षणों में उन्हें 3.25% की सीमा से नीचे दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि सुकोत का राजनीतिक भविष्य मदामा में उनकी कार्रवाइयों से पहले ही अनिश्चित था। तो और अधिक जानकारी के लिए स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक गिल हॉफमैन का स्वागत करना खुशी की बात है। बहुत कुछ चल रहा है, आइए इस राजनीतिक स्टंट से शुरू करते हैं। भ्रामक, चौंकाने वाला, पूरे राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा असर। क्या ये स्टंट उल्टा पड़ गया? प्रणीता, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी इस चुनाव के दौरान होने वाली घटनाओं में स्मारक तोड़ने की उम्मीद की थी, और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि स्मोट्रिच ने भी ऐसा सोचा था, और वो भी अपने ही उम्मीदवार की हरकत से परेशान थे। और ये सबसे बुरे समय पर हुआ, क्योंकि स्मोट्रिच की सूची को पहले से ही बहुत कट्टर माना जा रहा था। ओह ताल्ट, जिसे आपने देखा, वो आगे से ज्यादा उदार था, ना कि किसी ज्यादा कट्टर बस्ती से। इसे सूची में नीचे कर दिया गया था इस स्वी सुकोट के लिए, और जिस दिन उनकी पार्टी के लिए एक प्रतिद्वंदी पार्टी बन रही थी, उस दिन उनकी पार्टी के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। और जाहिर है आईडीएस के पास ऐसे स्टंट करने के लिए संसद सदस्यों को एस्कॉर्ट करने से कहीं ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं, जिनसे उन्हें निपटना चाहिए। आपने आज की राजनीतिक स्थिति में हुए घटनाक्रमों का जिक्र किया। एक नई दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी सामने आई है। इसका नाम है अमचा इजराइल, यानी इजराइल की जनता पार्टी, जिसकी अगुवाई ओफर विंटर कर रहे हैं। हमें विस्तार से समझाइए। यह निश्चित रूप से मौजूदा राजनीतिक माहौल में तनाव बढ़ाने वाला है। तो ओफर विंटर एक ब्रिगेडियर जनरल है जिनके दक्षिणपंथी विचार हैं, और जो पहले भी कई जनरलों से टकरा चुके हैं। लेकिन उनके बारे में सबसे अहम बात
उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो कौन नहीं है। वो एक दक्षिणपंथी शख्सियत हैं जो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा नहीं है और जो लंबे समय से राजनीति में भी नहीं है। बहुत से लोग जो कुछ नया तलाश रहे हैं, शायद वही उन्हें चाहिए। उन्होंने यूसुफ हद्दाद को शामिल किया, जो एक इजराइल समर्थक अरब हैं और जिन्होंने आईडीएफ में उनके साथ उसी यूनिट में सेवा की थी ताकि वो उनकी सूची में दूसरे नंबर पर रहें। उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है और आज रात उन्होंने यरूशलेम में एक बहुत बड़े कार्यक्रम में धूमधाम से अपनी पार्टी का अनावरण किया। वो यूसुफ हद्दाद को अगले सार्वजनिक कूटनीति मंत्री के रूप में भी समर्थन दे रहे हैं। ये वाकई में अभूतपूर्व होगा। साथ ही गाजा प्रवास को आगे बढ़ाने का वादा भी कर रहे हैं, जो एक बेहद विवादास्पद मुद्दा है, और आईडीएफ भर्ती का विस्तार करने की भी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, देश के दक्षिणपंथी तबके और उन समर्थकों के बीच इसे कैसे लिया जाएगा? खैर, वो गाजा से किसी को भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जब वो इस कार्यक्रम में आए तो भीड़ ने क्या जयकार लगाई, कौन आ रहा है अगला रक्षा मंत्री। अब अगर वो रक्षा मंत्री बनते तो उनके पास कुछ शक्ति होती, लेकिन प्रधानमंत्री चाहे वह कोई भी हो, उन्हें ऐसा करने नहीं देते। दिलचस्प बात यह है कि सार्वजनिक कूटनीति मंत्री होने के अलावा, जो कि है, मुझे लगता है कि वे एकमात्र पार्टी हैं जो पहले से ही बता रही हैं कि उनके उस पद के लिए उम्मीदवार कौन है। वे कह रहे हैं कि यूसुफ हद्दाद सुरक्षा कैबिनेट के एक और सदस्य हो सकते हैं, ऑफर विंटर के साथ, और हमने कभी भी सुरक्षा कैबिनेट में किसी अरब को नहीं देखा है। यह निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा। यूसुफ हद्दाद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इजराइल को एक नई दक्षिणपंथी पार्टी की जरूरत है, और उन्होंने कहा है कि एक पार्टी को मध्य पूर्व की मानसिकता को समझना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, 7 सितंबर वो आखिरी तारीख है जब सूचियां केंद्रीय चुनाव समिति को पेश करनी है। उनके पास यह साबित करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते हैं कि वे व्यवहार्य हैं। यह बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें किसी और पार्टी के साथ विलय करना पड़ेगा, वरना वे न सिर्फ खुद डूबेंगे बल्कि अपने साथ दूसरी पार्टियों को भी डुबो देंगे।